जय जिनेन्द्र आप सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। सो आज का टॉपिक हम शुरू जय करते किरण हैं। मैम। जय जिनेन्द्र। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लास्ट यस क्लास में मैम। हम देख रहे थे इवोल्यूशन यानी कि उत्पत्ति के बारे में। थोड़ा सा वहां से ही शुरू करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जो इवोल्यूशन हो रहा है दुनिया का, वो हो रहा है पुरुषा और प्रकृति के संयोग से। पुरुषा मतलब तो आप समझ चुके हैं कि ये सेल्फ है, ये कॉन्शियसनेस है। और प्रकृति जो कि सबसे पहला मैटर है, प्रकृति का मतलब ही होता है कि जो सबसे पहले आया है, जो क्रिएशन से भी पहले आया है, वो है प्रकृति। कीर्ति मतलब जो क्रिएशन हो गया, हमारा जितना भी आसपास जो चीजें आप देख रहे हो क्रिएशन हो गया, बट प्रकृति मतलब जो कीर्ति से भी पहले आया है। तो ये प्रकृति जो है वो प्राइमल मैटर है। और जो पुरुष और प्रकृति का जब संयोग होता है तो जो वर्ल्ड है, जो हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं दुनिया में, वो सारी चीजें बन बन के आती है। तो यहाँ पे पुरुषा जो होता है, भले वो प्योर कॉन्शियसनेस है, शुद्ध चेतना है, पर उसमें एक्टिविटी नहीं है, वो इनएक्टिव है। और प्रकृति का क्या गुण है कि प्रकृति भले उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है, पर उस वो एक अचेतन है, बट वो एक भौतिक कारण है, वो एक्टिव है। तो यहाँ पे जब संयोग होता है पुरुष और प्रकृति का, तो जो प्रकृति के जो गुण है, प्रकृति के खुद के गुण है, तीन गुण है जो कि आपको बताया है, सत्व रजस तमस। ये जो तीन गुण है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका जो स्टेट होता है सत्व रजस एंड तमस का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो सृष्टि के विकास के लिए वो गुणों का डिस्टर्ब होना बहुत जरूरी होता है। जब जब वो डिस्टर्ब होता है तो जो प्रकृति है वो होता है ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ से आपको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग बोल रहे हैं कि कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ नई चीजें क्रिएट हो रही है, बट नहीं, क्रिएशन कुछ नहीं होता है अकॉर्डिंग टू सांख्य। सांख्य का मानना है कि जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वन स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसलिए वो इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इसलिए वो इसको क्रिएशन नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड का इवोल्यूशन हो रहा है, वर्ल्ड की उत्पत्ति हो रही है। अब प्रकृति जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है महत में। महत जो हो गया सबसे पहला प्रोडक्ट हो गया। फिर महत, फिर लेटर ऑन वो ट्रांसफॉर्म होता है अहंकार में। अहंकार फिर वो ट्रांसफॉर्म होता है जो 11 सेंस ऑर्गेन्स, जो हमने ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय के बारे में पढ़ा था, उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। तो अभी उसको ही क्लैरिटी करते क्लियरली देखते हैं। तो पहला जो हाँ। प्रोडक्ट बनता है वो है महत, महत और बुद्धि। अब महत और बुद्धि, बुद्धि मतलब हर जीव में जो इंटेलिजेंस होता है उसको बुद्धि बोलते हैं। और महत जो है एकदम हायर फॉर्म ऑफ जो इंटेलिजेंस होता है उसको महत बोलते हैं। तो जो हम बोल सकते हैं ना सुप्रीम सोल होता है, उसके अंदर अगर ये बुद्धि है, उसके अंदर अगर ये समझ है, तो उसको महत बोलेंगे। बट हम जैसे जीव के अंदर जो समझ है उसको बुद्धि बोलेंगे। ठीक है। तो जब महत और बुद्धि सबसे पहले जब आते हैं, तो महत और बुद्धि भी ये गुणों से, गुणों के कारण ही बनते, प्रकृति के गुणों के कारण ही बनते। जब प्रकृति की शुद्ध गुण उसमें आते हैं, तो जो इंसान है वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें उसमें हमें मिलेंगी। पर जब जो जो बुद्धि बन रही है, अगर वो तामसिक के कांटेक्ट में आ रही, तामसिक गुण के कांटेक्ट में आ रही है, तो वहां पे देखा जाएगा कि अधर्म, अज्ञान, आसक्ति, अने अनैश्वर्य, ये सारी क्वालिटीज हमें दिखने को मिलेंगी। कोई इंसान बहुत ही अच्छा होता है, कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, वो उसके गुणों के कारण होता है, प्रकृति के गुणों के कारण होता है। अगर प्रकृति के गुण में उसको तामसिक गुण मिले हैं, तो उसको ये सारी क्वालिटीज मिलेगी, जो कि अधर्म है, अज्ञान है, आसक्ति आसक्ति है, ये सारे गुण मिलेंगे। तो ये सब हो रहा है क्योंकि गुण का हम हमारे अंदर प्रभाव पड़ रहा है, गुण के कारण हमें हमारी क्वालिटीज मिल रही है। अब सबसे पहले बुद्धि आता है, फिर बुद्धि फिर से ट्रांसफॉर्म होता है, और ट्रांसफॉर्म होके बनता है अहंकार। अहंकार जो है जो कि महत से आता है। और जितने भी हमें नॉलेज होता है, हमारे पास जितने भी ज्ञान होते हैं कि मैं हूँ और आसपास के जीव है, वस्तु है, ये सब का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो हमें हमें जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन होके अहंकार आता है। मैं और दूसरा, मेरा और दूसरा, ये डिफरेंशिएशन जब आ जाता है, तो वहां पे समझ लीजिए कि अहंकार का
अहंकार का जो फैक्ट है, अहंकार का जो इन्फ्लुएंस है, वो वहां पे आ चुका है। सो अहंकार में जब सत्व बहुत ज्यादा होता है, सत्व क्वालिटी अहंकार में अगर ज्यादा होता है, तो इंसान में सात्विक रूप में अहंकार आता है। मतलब वो इंसान काम कर रहा है बट वो अच्छाई के लिए कर रहा है। वो ये नहीं बोल रहा है कि मैं यहाँ पे सब कुछ अपना एक्वायर करके अपने पास रखूंगा। वो ये बोलेगा कि भले मैं पैसे कमाऊंगा, मेरे पास धन दौलत होगा, पर मैं वो लोगों पे बांटूंगा। क्योंकि उसका अहंकार जो है वो सात्विक रूप में देखने को मिलेगा। वैसे अगर रजस क्वालिटी या तास्मिक तामसिक क्वालिटी का अहंकार होगा, तो वहां पे देखा जाएगा कि इंसान बहुत ज्यादा एक्टिव तो होगा, पर उसको उसकी जो इच्छाएं होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। वो इच्छाएं बढ़ती ही जाएगी, उसको ज्यादा से ज्यादा चीजें लेने की आदत पड़ जाएगी, और उसको उसके अंदर कभी ये भाव नहीं आएगा कि उसे दूसरों को भी देना है। तो जितने भी अच्छे भाव आते हैं वो सात्विक क्वालिटी के कारण ही वो भाव आते हैं। उसके बाद आपको इसमें डाउट था तन्मात्रस में, इसको समझने के पहले हम लोग देखते हैं ये सारे गुण। सो साम के फिलॉसफी, जैसे कि सामख्य का मतलब होता है नंबर, नंबर फिलॉसफी इसको बोलते हैं। क्योंकि इसने इन्होंने सब जितने भी चीजें जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसको नंबर दे दिया। जितने भी चीजें जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको नंबर दे दिया। तो यहाँ पे देखा जाए, सबसे पहला नंबर दिया है पुरुष को, कॉन्शियसनेस। देन प्रकृति को, दूसरा। देन तीसरा महत, बुद्धि। देन चौथा, फोर्थ, अहंकार। देन सातवां क्वालिटी का, अगर अहंकार में सात्विक क्वालिटी का इंप्रेशन आ रहा है, तो फिर देखा जाएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। फिफ्थ क्वालिटी बन रहा है मनस, माइंड। फिर उसके बाद क्या बन रहा है, सिक्स क्वालिटीज में हमारी इंद्रियास बन रही है। हमारी आंखें, कान, नाक, टंग, स्किन, ये सब ऑर्गन्स है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स बन रहे हैं। ठीक है। तो देखा जाए तो एक्सटर्नल से हम अब इंटरनल की तरफ जाएंगे। तो एक्सटर्नल बने, और हमारे ऑर्गन्स अलग अलग इंद्रियास ऑफ एक्शन बन रहा है, जैसे कि हमारे हाथ पैर, बोलने का जो स्पीच है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ जनरेशन, ये सारे ऑर्गन्स हमारे तैयार हो रहे हैं। सात्विक क्वालिटी का जब अहंकार में इन्फ्लुएंस हो रहा है, इम्पोजिशन हो रहा है, तो दबाव पड़ रहा है ये सात्विक गुणों का अहंकार में, उससे ये सारे क्वालिटीज और ये सारे चीजें हमें मिल रही है। मतलब ये सारे ऑर्गन्स, इंद्रियाज ऑफ कॉग्निशन और इंद्रियाज ऑफ एक्शन, ये हमें मिल रहे हैं। और वैसे ही अब क्वेश्चन था कि तन्मात्रस क्या होता है। अब ये तो हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बट इसमें भी समझ होती है। आपके हाथ को कैसे पता कि उसको खाना खाने के लिए चम्मच पकड़ना है? हाथ को कैसे पता चल रहा है आपको? तो आप बोलोगे बुद्धि, बुद्धि से होता है, बट कभी कभी ये बहुत मैकेनिकल भी हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि ये सारी जो अलग क्वालिटीज आप देख रहे हो, तन्मात्रस की क्वालिटीज, तन्मात्रस जो होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तन्मात्रस होता है एसेंस। किसी भी चीजों में पोटेंशियलिटी होती है कोई चीज करने की, उसमें एक एसेंस होता है। कोई भी, जैसे अगर मेरे पास ये माउस है, ठीक है, माउस खुद से काम नहीं कर पाएगा, मुझे इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे इसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा चीजों को, तभी ये काम करेगा। पर हमारे हाथ, हमारे पैर, इसको पता है कि चलना है, दौड़ना है, इसको पता है, आप इसको गाइड करते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं से पता है, कॉन्शियस है। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें तन्मात्रा जो कि यहाँ पे देख सकते हो, तमस क्वालिटीज का इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। तमस और बोथ, रजस, रजस मतलब क्या होता है, एनर्जी, एक्टिविटी, ये दोनों चीजों का इसमें असर पड़ रहा है। तो ये सारे एसेंस, सटल क्वालिटी, सटल चीजें तैयार होती है, जिसको आप समझ नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे, बट ये ऐसी चीजें हैं जिसके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। जैसे कि साउंड हो गया, देन टच हो गया, देन कोई फॉर्म हो गया। अभी फॉर्म को कैसे समझाओगे आप यहाँ पे बॉटल रखिए, आप बोलोगे कि ये बॉटल है, ठीक है, आप बोलोगे ग्लास है। ये सब तो आप अपने उसके ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया, बट उसके आकार, उसके फॉर्म्स को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका आकार दूसरा है। अगर मेरे सामने कोई और तीन चार बॉटल है तो उसके आकार अलग है, सबके फॉर्म अलग है। कंटेंट आपको सेम दिख जाएंगे कि अंदर पानी है, बट आपको देखने को मिलेगा कि फॉर्म्स अलग अलग है। वैसे ही हमारा शरीर में भी फॉर्म्स होता है, सबको अलग अलग फॉर्म्स मिलता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इसमें रजस एंड तमस
का जो क्वालिटीज है उसका दबाव पड़ता है। तो ये तन्मात्रा से सारे एसेंस है, साउंड, टच, फॉर्म, फ्लेवर, स्मेल। अब तन्मात्रास भूतास में कैसे कन्वर्ट होता है? इधर तन्मात्रास। शायद मोची है वो। वो पीछे एक दुकान है ना, वो छत्रम के पास। मैम कैन यू प्लीज म्यूट? या। सो अब यहाँ पे तन्मात्रा जो है वो भूतास में ट्रांसफॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट के थ्रू हर चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म हो रही है। और इसलिए साम फिलॉसफी सत्कार्यवाद को इंपॉर्टेंस देता है। सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है? पहले से ही कॉज में इफेक्ट छुपा हुआ है, पहले से ही प्रकृति में ये सारी चीजें छुपी हुई है जो कि धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके बाहर आती है। इसलिए साम के दर्शन को बोला गया है सत्कार्यवाद, जिसपे बोलते हैं कि इफेक्ट जो है वो कॉज में पहले से ही होता है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म होके हमारे सामने आता है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि पुरुषा एज अ पोटेंट, एज अ कॉन्शियस फोर्स उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर पुरुषा यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलती। सिमिलरली जैसे भी हमें भी कुछ क्रिएशन करना है, कुछ डिजाइन बनाना है, कुछ स्टैचू बनाना है, तो हम एक पोटेंट बीइंग होंगे। स्टैचू, मूर्ति, मूर्तिकार पत्थर से अपने आप मूर्ति नहीं निकालता है, उसे उस पे काम करना पड़ता है। वैसे ही जब पुरुष एंड प्रकृति का कांटेक्ट होता है तो ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, ये आपको सामने धीरे 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 वन स्टेप आफ्टर अदर ट्रांसफॉर्म होके दिख जाएगी। तो ये जो है टोटल बोल रहे हैं कि 25 होते हैं। 25 इसमें आपको नंबर्स मिलेंगे जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। पुरुषा, प्रकृति, महत, अहंकार, देन यहाँ मनस, इंद्रियास ऑफ कॉग्निशन, इंद्रियास ऑफ एक्शन, तन्मात्रास, भूतास, ये सारे जो है टोटल 25 इन नंबर है। टोटल 25। अब इसके बाद ये हो गया अहंकार का। अब देखते हैं एक बार तन्मात्रास के बारे में। तन्मात्रास जो है ये ये परसेप्टेबल नहीं है, मतलब इसे आप देख नहीं सकते हो। जैसे मैं आपको लास्ट क्लास में बता रही थी कि कोई इंद्रियाज है जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, आप उसको देख सकते हो, आंखें आप देख सकते हो, बट आंखें कैसे काम कर रही है वो आपको नहीं दिखेगी। वो सिर्फ उसको दिखेगी जिसकी आंखें काम कर रही है, वो भी उसको उतने अच्छे से नहीं दिख पाएगी। तो यहाँ पे हम उसको देख नहीं सकते कोई भी चीजों को, हमें उसे इन्फर करना पड़ेगा, मतलब हमें समझना पड़ेगा इन्फ्रेंस के थ्रू। इन्फ्रेंस क्या होता है? कि हम किसी चीज को किसी और वस्तु के थ्रू समझते हैं। जैसे कि अगर आज बारिश आ रही है तो आपके पास पहले से ही दिमाग में आ जाएगा कि क्योंकि बारिश आ रही है तो छाता लेके जाना अच्छा होगा। तो ये हो गया इन्फ्रेंस। कोई एक कॉज के कारण आप अपने डिसीजन ले लेते हो, तो इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो तन्मात्रा जो है हम नहीं देख सकते, बट जो योगीज होते हैं, जो कि मेडिटेट करते हैं, जो कि ज्ञान प्राप्त करते हैं एक्सटर्नल, इंटरनल, हम अपने इंटरनल नॉलेज सिस्टम से, तो वो तन्मात्रास को देख सकते हैं, वो तन्मात्रास को समझ सकते हैं। सो तन्मात्रा जो है फिर लेटर ऑन वो हमारे जो पंच महाभूता से उसके क्रिएशन के लिए काम करता है। क्रिएशन और उसके जितने भी पंच महाभूता जो देख रहे हो उसके लिए वो तन्मात्रा काम करता है और उसके लिए वो सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम द शब्द तन्मात्रास आकाश इज क्रिएटेड, आकाश ईथर। देन वहां से आपको मिल रहा है वायु। फिर वायु, आकाश और तन्मात्रा, ये तीनों मिल जाएंगे तो फिर मिलेगा रूप। देन रसतन मंत्रा, जिसमें पानी भी ऐड हो जाएगा तो ये रसतन मंत्रा मात्रा आ जाएगा। देन उसके बाद गंध तन्मात्रा आ जाएगा, जब इसमें जो प्रीवियस से जो 4 एलिमेंट्स है वो मिल जाएंगे तो इसमें गंध तन। तो ये एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन हो के ये 5 महाभूतास बनते हैं। तो ये 5 महाभूतास एकदम ही अलग अलग नहीं होते, ये एक दूसरे के संपर्क में आके ही ये बनते हैं। तो इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, पर थ्रू द हेल्प ऑफ ये चार्ट हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो प्रकृति का थर्ड
जो क्रिएशन, थर्ड जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूट हुए है, वो है सेंस ऑर्गन एंड तन्मात्रा। ठीक है। तो यहाँ पे जब शब्द तन्मात्रा जो है वो आकाश, स्पेस को ट्रांसफॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो शब्द स्पर्श से वायु आता है। जो एयर जो है उसमें बहुत साउंड एंड टच की क्वालिटी आएगी। साउंड जो है उसमें कोई भी क्वालिटी नहीं देखेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट भी है इसको डिफाइन करना, क्योंकि इसमें कोई क्वालिटी नहीं दिखता है। और यही रीजन है कि काफी लोग साउंड को नहीं मानते। जैसे चार्वाक का जो है वो साउंड को प्रिफर नहीं करते, क्योंकि इसको आप इसको आप मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये एग्जिस्ट करता है, तो वो इसको एग्जिस्ट करता है ऐसा वो नहीं मानते। फिर यहाँ पे शब्द और स्पर्श जब आता है तो वायु बनता है, जिसमें दोनों क्वालिटी है वायु में, साउंड की और टच की। फिर फायर में तीनों क्वालिटीज है, साउंड, टच एंड फॉर्म। आकार भी है उसमें, साउंड भी है एंड टच का भी है। और पानी में जो है साउंड भी है, टच भी है, उसके आकार भी है, उसका टेस्ट भी है। फिर उसके बाद अर्थ में सारी आपको तन्मात्रा की क्वालिटीज दिखेगी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये ये सारी जो क्वालिटीज हैं, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, ये सब पृथ्वी में दिखेगा आपको, अर्थ में दिखेगा। तो इस प्रकार से हमारे महाभूतास, पंच महाभूतास आपको बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो ये कंसेप्ट है बहुत ही साइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं, ऐसा नहीं बोला गया है कि ये सारी चीजें अपने आप उत्पन्न हो गई है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोला गया है। ये बोल रहे हैं कि चीजें ट्रांसफॉर्म होके आ रही है। पुरुषा और प्रकृति के कांटेक्ट से ये सारी चीजें ट्रांसफॉर्म होके आ रही है, और ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। ये सारी चीजों से आपका जो लाइफ है वो फॉर्म हो रहा है और आप अपने कार्य कर पा रहे हैं। सो आफ्टर आफ्टर दिस इवॉल्यूट्स, अब ये समझना जरूरी है कि बॉन्डेज कैसे होता है। सत्य को समझने के लिए, ये हमने पहले भी बात की है कि सत्य जो है वो, उसमें प्लूरैलिटी ऑफ सेल्फ है। मतलब बहुत सारे सेल्फ है, सिर्फ एक ही पुरुष नहीं है, बहुत सारे मल्टीपल पुरुष है, अनेकांत पुरुष है। जो आत्माओं के ये जो अनेकता है और उनके जो स्वरूप है, उसको समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि नेचर क्या है सेल्फ का। सेल्फ जो है वो इंटेलिजेंट है, प्योर है, कॉन्शियसनेस है, वो उसमें कोई बंधन नहीं है स्पेस टाइम एंड कॉजेलिटी का। वो बुद्धिमान है, तत्व है, शुद्ध है, देश काल कारण ये सब सबसे ऊपर है। तो बॉन्डेज कैसे हो जाता है सेल्फ का? ये बहुत ही सिंपल है। बॉन्डेज का सेल्फ का बॉन्डेज तब हो जाता है जब वो प्रकृति से जुड़ जाता है और वो प्रकृति को अपना मानने लगता है। अब प्रकृति पुरुषा तो कांटेक्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्रकृति को रहता है कि वो खुद को एक्सप्रेस, मतलब खुद खुद को मैनिफेस्ट करे, अपनी जो चीजें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करे, ऐसी उसमें इच्छा होती है। एंड पुरुषा का इच्छा होता है कि वो खुद को एक्सप्रेस करे, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो वो प्रकृति की हेल्प लेता है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आपके पास ये बॉडी नहीं होता तो आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप अपनी बातें दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था प्रकृति का पुरुषा से जुड़ना, और दोनों की इच्छाएं पूरी होती है। और इसलिए ये प्रकृति के कारण पुरुषा बंधन में आ जाता है। पुरुषा को लगने लगता है कि प्रकृति ही उसका है, और वो बंधन में आ जाता है और वहां से मुक्त होने का कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसे सारी जो प्रकृति की बनाई चीजें वो अच्छी लगने लगती है। पर जब ये जो भेद है वो खत्म हो जाता है, जब उसको समझ आ जाता है कि प्रकृति तो सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है, इसका सिर्फ एक रूप है जो कि मुझे अट्रैक्ट कर रही है, जो कि मुझे मेरे अंदर डिजायर क्रिएट कर रही है। जब उसके अंदर ये सारी भावनाएं आ जाती है, तो उसका जो भ्रम है वो टूट जाता है। जो भ्रम टूट जाता है तब वो लिबरेशन की ओर जाता है। बट उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि जो पुरुष है प्रकृति के आने के बाद वो ये तीन दुख से होके जाता है। तीन दुख से हम सभी होके जाते हैं। तो पहला जो दुख है वो है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब जो अंदर से हमें दुख होता है, कोई तकलीफ होती है। जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया और हमें बुरा लग गया, तो बुरा लगने, सामने वाले ने तो ऐसा कुछ बोला नहीं होगा जिससे हमें बुरा लगे, बट हमें अंदर से बुरा लग गया, क्योंकि आध्यात्मिक
अंदर से मेंटली हम वो पेन फील कर रहे हैं और इसलिए हमें वो दुख दुख लग गया। तो अंदर का जो दुख है वो हम ही, पुरुष ही उसको निकाल सकता है। कोई बाहर से आके कोई काउंसलिंग करेगा, कुछ आपको गाइडेंस देगा, उससे आपको अच्छा लगेगा, बट अल्टीमेटली जो खुद का दुख है, आध्यात्मिक दुख है, उससे आप खुद ही मुक्ति पा सकते हो। फिर आधि भौतिक दुख है। अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नल बीइंग, अधि भौतिक मतलब जो भौतिक चीजों से जो आपको दुख मिल रहा है, कभी एक्सीडेंट हो गया या कभी कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो हो गया अधि भौतिक दुख। अब अधि दैविक दुख मतलब जो कि नेचर के थ्रू आ रहा है, डिवाइन फोर्सेस के थ्रू आ रहा है। जैसे फ्लड हो गया, फ्लड आ रहा है अभी, और कुछ ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आ गए, तो वो सब अधिदैविक दुख है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ एज अ ह्यूमन, एज एन इंसान, हमें सिर्फ आध्यात्मिक दुख में ही हमारा कंट्रोल है। उसी को हम पूरा कर सकते हैं, उसी से हम बाहर निकल सकते हैं। बट अधिभौतिक एंड अधिदैविक में हमारा जो कंट्रोल है कम से कम है। बट फिर भी ये दर्शनों में ये बताया गया है कि हम ये जो त्रिविध दुख है इससे बाहर निकल सकते हैं। जब हम इस दुख से बाहर निकलेंगे तभी हमें समझ आएगा कि ये जो दुख हो रहा है ये प्रकृति की वजह से हो रहा है। पुरुषा को कोई दुख नहीं हो सकता। पुरुषा जो है वो कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस को कभी दुख नहीं हो सकता। ये सारा दुख प्रकृति के संपर्क में आने से ही हो रहा है। तो जब ये पुरुषा को ऐसे ही रियलाइजेशन होता है तो वो धीरे धीरे प्रकृति के प्रभाव से दूर होने लगता है, और वहीं से उसकी मुक्ति शुरू होती है। सो जो डेथ के बाद जो बॉडी लिबरेट होती है, तो वो विदेह मुक्ति होती है। जो बॉडी है, जो ग्रॉस बॉडी है और सटल बॉडीज है, वो अलग अलग होने लगता है। तो ये एक प्रकार की मुक्ति है। और तो इसी इसी को हम लिबरेशन बोलते हैं, इसी को हम मुक्ति बोलते हैं। और मुक्ति से जो हमारे जो तीन दुख है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, इसका भी नाश हो जाता है। इस चीजों से भी हम बाहर निकल जाते हैं। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी था कि सांख्य दर्शन के अनुसार लिबरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे जो ईश्वर कृष्ण है जिन्होंने सांख्य दर्शन को समझाया है अपने कमेंट्रीज के थ्रू, वो बोलते हैं कि जितने भी इफेक्ट्स है, डिस्ट्रक्शन के बाद जो भी चीजें आ रही है, वो वापस कॉज में चले जाती है, वापस प्रकृति में चले जाता है। जैसे कि अगर मिट्टी का घड़ा है वो फूट जाता है, तो आप देखेंगे कि वो घड़े का जितना भी पार्टिकल है वापस वो क्ले में बदल जाता है। तो वैसे ही ईश्वर कृष्ण का बोलना है कि जितने भी इफेक्ट्स है वो डिस्ट्रक्शन के बाद वापस कॉज में आ जाते हैं। वैसे ही अर्थ और जितने भी हम भी है, हमारा भी डिस्ट्रक्शन होने के बाद हम वापस तन्मात्रास में आ जाते हैं, और तन्मात्रास और महाभूतास, ये सब चीजों में हम वापस चले जाते हैं। पहले तो महाभूतास एंड देन उसके बाद तन्मात्रास। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और वहां से हम प्रकृति में वापस चले जाते हैं। सो तन्मात्रा जो है यहाँ पे देखोगे अहंकार में चला जाता है, जो अहंकार जो है वो महत में चला जाता है। महत जो है वो अनमेनिफेस्टेड फॉर्म में प्रकृति में वापस चला जाता है। सो साम के फिलॉसफी का मानना है कि प्रकृति जो है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो इटर्नल है, क्योंकि ये फर्स्ट कॉज है, और इसलिए ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। कभी भी वो क्रिएट भी नहीं हो सकती। जो चीज क्रिएट नहीं हो सकती वो डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती। सिर्फ हम, दुनिया की जो चीजें है, दुनिया है, वो डिस्ट्रॉय होता है क्योंकि उसका ओरिजिन होता है। जो भी चीज का ओरिजिन होता है उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है। एज अ बीइंग हम इस धरती पे आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डिस्ट्रक्शन होना भी तय है, हमारा डेथ होना भी तय है। बट यहाँ पे जो मेन कॉज है, जो एकदम सुप्रीम कॉज है, जो प्राइमल कॉज है, प्राइमोर्डियल कॉज है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये था सांख्य दर्शन का। अभी एक इसको ओवरऑल वे में समझ लेते हैं, सांख्य व्यू ऑन क्रिएशन। सो पहला तो यही है कि जो प्रकृति है वो है अल्टीमेट कॉज। और प्रकृति जो है, जो यूनिवर्स जो है, हमारा जो वर्ल्ड है, वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में रहता है, प्रकृति में ही रहता है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, जिसको हम सत्कार्यवाद बोलते हैं। फिर उसके बाद पुरुष के कांटेक्ट से वो मैनिफेस्ट हो जाता है, वो बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है अलग अलग चीजों में। बट वो जितनी भी चीजें हैं वो अल्टीमेटली पुरुष ये प्रकृति के ही पार्ट्स होते हैं, प्रकृति के ही होते हैं। फिर पुरुष का क्या रोल है प्रकृति में?
पुरुषा का ये रोल है कि दुनिया के क्रिएशन के लिए पुरुषा एंड प्रकृति का कांटेक्ट होना इम्पोर्टेंट था। तो पुरुषा जो है वो कॉन्शियस है, पर वो इनएक्टिव है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। तो प्रकृति के आने के बाद जो प्रकृति अनकॉन्शियस है बट एक्टिव है, तो दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब वर्ल्ड का क्रिएशन होता है, तब वर्ल्ड का इवोल्यूशन भी होता है। सो यहाँ पे ये भी हमको समझना इम्पोर्टेंट था कि जो दुनिया का क्रिएशन और इवोल्यूशन जो है, ये सारी चीजों को समझाने के लिए सांख्य फिलॉसफी, सांख्य दर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, रीजन फॉर कोऑपरेशन, वो लोग एक दूसरे को कोऑपरेट क्यों करते हैं? क्योंकि प्रकृति को पता है कि वो अकेले खुद मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो है वो उसको समझ नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, चेतना नहीं है कि उसको करना क्या है। पुरुषा के आने के बाद ही उसमें चेतना आती है, समझ आती है, और वो चीजें कर सकती है। एंड पुरुषा को भी पता है कि वो खुद क्रिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इनएक्टिव है। पुरुषा खुद नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी सिर्फ प्रकृति में है, क्योंकि उसके तीन गुण हैं, सत्व रजस तमस, उसके वजह से उसमें एक्टिविटी है। तो ये गुण जो है वो प्रकृति के खुद के गुण है, वो हम अलग नहीं कर सकते। और ये सारी चीजों से क्रिएशन होता है। तो सांख्य दर्शन में ओवरऑल हमें जो पढ़ना था वो, हाँ, रियलिटी, वास्तविकता की प्रकृति को समझना था, फिर आत्मा की प्रकृति को समझना था। उसके बाद ब्रह्मांड कैसा है, और प्रकृति पुरुषा से ब्रह्मांड कैसा बनता है वो समझना था। और मुक्ति समझना था। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके। हाँ, कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस आपके? जी, अपने थॉट्स रखिए, अपने विचार रखिए। सब लोग सुन पा रहे हैं? अपने क्वेश्चंस रखिए, कल के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उस पर आपने विचार किया है? उसके बारे में सोचा है आपने? कल मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे। नहीं पता नहीं है। ओके। आपको हाँ, जो भी क्वेश्चंस आपको भेजे गए हैं आप उस पर सोचिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए। क्या क्वेश्चन दिया था एक्चुअली कल आपने मैम? जी, क्या बोल रहे क्या हैं? क्वेश्चन दिया था कल? मुझे तो कुछ अच्छा, अच्छे याद से नहीं है आइडिया तो आप, हाँ, और मतलब ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो उसको क्वेश्चंस खुद से पूछोगे तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, जो भी दर्शन है। अच्छा कल ग्रुप हाँ में हाँ, डाले हैं क्या? में ही मैंने सॉरी क्वेश्चंस मैम। डाले थे। हाँ हाँ, आप देखा देख होगा लीजिए। शायद। और कोई यहाँ पे क्वेश्चंस? कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन बैंक डाल दिया आपने मैम? नहीं, मैंने बैंक नहीं डाला है, मैंने ये साम के से रिलेटेड ही तीन क्वेश्चंस डाले हैं, ताकि आप उसको समझ सको, कॉन्सेप्ट्स को। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बौद्ध दर्शन को शुरू करेंगे। चार दर्शन हमें करना है, हमारे कोर्स में चार दर्शन है, तो हम चार दर्शन को इसी पैटर्न से समझेंगे। उनका रियलिटी के बारे में क्या बोलना है, फिर लिबरेशन के बारे में क्या बोलना है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, बट अभी जो आपके अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। आज का जो अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है, जो हमने पढ़ाई की आज उसमें अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई स्लाइड क्लियर नहीं है, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम चार कौन कौन से? सांख्य, बौद्ध और जैन। जैन हम्म। वैशेषिक। और? वैशेषिक। नहीं थोड़ा पहले पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने हाँ के हाँ, बाद।
ठीक है। आज के कॉन्सेप्ट में कहीं डाउट आ रहा है आपको, कोई चीज समझने में क्लियर क्लियर था आज जो भी पढ़िए? क्लियर है, बट कुछ नया था ना टॉपिक, तो थोड़ा अंडरस्टैंड करना हमको सेल्फ को पड़ेगा। आपने तो बहुत अच्छे आपको, से समझाया ओके, मुझे, वो भी इवोल्यूट्स, पढ़ना पड़ेगा। इवोल्यूट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये आपके लिए नए होंगे एकदम, कि इवोल्यूट्स कैसे आ रहे हैं और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको यही समझना है कि चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक से हम्म। दूसरे में ये चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे हम बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाएगी, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी जब तक पुरुषा उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो पुरुषा एंड प्रकृति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए और वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए। ब्रीफली ये समझ में आ गया, हाँ हाँ। तो अच्छा। हाँ, तो ये ही कंसेप्ट आपको समझना था। और जैसे बोलते हैं कि पुरुष और प्रकृति जैसे ये दो सब्सटेंस है, सांख्य दर्शन में दो सब्सटेंस है। कोई और दर्शन जैसे अद्वैत वेदांत में हमने देखा था एक ही सब्सटेंस है ब्रह्मांड। तो यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी होगी कि कैसे हर दर्शन ने रियलिटीज को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, अलग अलग तरीके से उसको समझने की कोशिश की है। क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, उसको अपनी तरीके से समझते हैं और फिर हम उसे समझाते हैं। तो यहाँ पे भी जितनी भी दुनिया की चीजें दिखेंगी, उसको जितने भी दार्शनिक है वो अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और उनका व्यू हम गलत नहीं बोल सकते और एकदम भी सही नहीं बोल सकते, बट वहां से हमें क्या सीखना है, क्या साइंटिफिक है, क्या लॉजिकल है, वो सारी चीजों को हम समझ सकते हैं, वो सारी चीजों को हम अपने कंसेप्ट्स में लेके ला सकते हैं। मैम, ये सब्जेक्ट रिसर्च के लिए अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अभी अच्छे, तक बहुत क्यों? सारे टेक्स्ट है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च कम होता है इसमें क्योंकि काफी एंशियंट टेक्स्ट है, पुराने हैं, बट इसमें आप करोगे रिसर्च तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप जो इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स है उसको लेके कुछ नया ला सकते हो। वेस्टर्न का क्या मानना है, इंडियन का क्या मानना है, क्योंकि रियलिटी ऐसा है, कंसेप्ट है कि ये अभी भी प्रॉब्लम में आता है, हम उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं। एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो उसको समझने के लिए हमें ये सारे कंसेप्ट तो हेल्पफुल है ही, बस अगर उसमें हम कुछ नया कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो वो और अच्छा है। क्योंकि काफी इसमें डिबेट होता है रियलिटी को समझने के लिए, सच क्या है। अब चार्वाक बोलते हैं कि जो हमें दिख रहा है वही सच है, वो नहीं मानेंगे ये सारी चीजों को, जो नहीं दिख रहा है उसको कैसे मान सकते हैं। बट काफी फिलोसोफर्स है जैसे कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी कांट हो गए, वो बोलते हैं कि होते हैं ये सारी चीजें, तो उनको वो अप्रायरी में मान लेते हैं। जो हम देख नहीं सकते बट जो देख रहे हैं उसका कारण है वो अप्रायरी, उसकी वजह से ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है। तो वो ऐसी ऐसी भावना लेके चलते हैं, ऐसे कंसेप्ट लेके चलते हैं। और उसका वो बराबर से रीजन भी दिए, तो जहाँ रीजन है, जहाँ रैशनलिज्म है, जहाँ सोच है, वहां पे हमें थोड़ा सा झुकना पड़ता है, वहां पे थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है कि ये चीजें जो है वो ऐसी मामूली चीजें नहीं है। इसमें काफी रीजनिंग है, काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसके कारण हमें इसे समझना पड़ेगा और इसको आगे लेके जाना पड़ेगा। तो हम इस कोर्स में वेस्टर्न भी देखने वाले हैं, लाइबनीज है और शायद डेकार्ट्स होंगे। तो जैसे भी जो जो भी फिलोसोफर्स होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसको देख के हमारी क्लैरिटी रियलिटी क्या होती है उसके लिए काफी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो रियलिटी का क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स सबके दिमाग में आता है कि जो दुनिया देख रहे हैं वो सच है या नहीं है। क्या हम भी वो केव में हैं जो प्लेटो ने बताया था? प्लेटो का बताया ना आपको एग्जाम्पल सबको, बताया है, केव में है या क्या है ना? ठीक है। तो हम वाइंड अप ही करेंगे अभी, बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप उसको। इसके लिए अलग से कुछ बुक है क्या एक और, या इसी में कवर हो जाएगा? इसमें कवर हो जाएगा बट आप और भी पढ़ सकते हो। मुझे ओनली इंडियन कल्चर दिख रहा है इसमें तो। हाँ, इस ये बुक वेस्टर्न की के लिए कोई और दूसरा बुक आप रेफर करेंगे? हाँ मैं बता दूंगी, बट ये बुक का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है
कि इसमें सारे दर्शन को अलग अलग चैप्टर्स में समझाया गया है, मिक्स नहीं किया गया है, एक हम्म। कंटेंट को दूसरे कंटेंट के साथ मिक्स नहीं किया गया है। तो ये बुक की खासियत है। तो आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से दर्शन ने क्या बोला है। इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ दिया गया है कि सांख्य ने ये बोला है, वैशेषिक ने ये बोला है। तो उसमें आपकी जो थ्योरी पार्ट है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो उसके लिए ये बुक रिकमेंड किया है। बाकी कंपैरिजन काफी लोग ने किया, तो फिर बाद में आप रिसर्च पेपर्स पढ़ सकते हैं। अगर लोगों ने कंपेयर किया है तो डिफरेंट डिफरेंट दर्शंस को कंपेयर किया है तो वो आप पढ़ सकते हो, जिससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी हो सकती है। तो ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है वैसे, आपको बताया जाए तो। रीजन ये है कि इसमें काफी लॉजिकल तरीके से बताया गया है। बस आपको समझना है कि ये ऐसे ही है। और इसमें इवॉल्यूट्स है, उसके नाम बस आपको याद रहने चाहिए कि ये सारे इवॉल्यूट्स है 25। उसके बाद आप सांख्य दर्शन को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिबरेशन थ्योरी तो बहुत इजी है, इवोल्यूशन थ्योरी भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बस आपको इवॉल्यूट्स याद रखना है। तो आपको जो चार्ट दिया ना पीपीटी में, वो आप रख लीजिए। ओके, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक मिलते हैं यू। आपसे। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू।